हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर एनालिसिस। ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपको क्लास 11th और क्लास 12th दोनों में आपको इससे समान एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर एनालिसिस। जिस चीज़ की हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो क्वांटिटीज़ हैं क्या, वेक्टर्स है क्या। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़, तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटी मेजरेबल होती हैं, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनको हम मेज़र कर सकते हैं, और इनका जो रिलेशन होता है किसी न किसी फिजिकल अकरेंस से होता है। ठीक है, अब आप लोग इनका क्लासिफिकेशन भी पढ़ चुके हैं, जिसमें सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फंडामेंटल। दूसरी थी जो आप लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। और इसी में जो तीसरी थी वो थी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किया गया था कि ये डिवाइड करने के लिए सबसे पहले कि आखिरकार कितने टाइप की कितने टाइप में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को मतलब क्या कहते हैं उनको कंस्टिट्यूट कर सकते हैं, हम कितने टाइप में उनको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ थी, इनको हम लोग क्या कहते हैं मूल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हमने कहा था ये 7 होती हैं। क्या कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ये इनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की हेल्प से बनाई जाती हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ 2 होती हैं, जिनकी कुछ जो डायमेंशनलेस होते हुए भी जिनकी कुछ न कुछ यूनिट होती है। तो ये तो एक क्लासिफिकेशन था, और इसके अलावा एक और क्लासिफिकेशन किया गया है इसके रिस्पेक्टिव। एक क्लासिफिकेशन किया गया है जो इनकी डायरेक्शंस को लेकर के रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले जिसमें थी वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और इसका जो सेकंड क्लासिफिकेशन था वो था स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही दो सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये इस डिवीज़न से कोई लेना देना नहीं है। ये जो भी चीज़ें ये अलग डिवीज़न किया गया पढ़ने के लिए, ये डिवीज़न एक अलग टाइप से किया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी पे। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जैसे देखिए, अगर आप लोग बात करें कुछ चीज़ों की, कुछ फिजिकल क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम उनकी मैग्नीट्यूड और उनकी यूनिट के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करें। मतलब जैसे कि मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा। डिस्प्लेसमेंट की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम। मतलब कि अगर मान लीजिए पॉइंट ए और पॉइंट बी रहे हैं, और हमने कहा कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है यह 5 मीटर है। ठीक है, तो यह जानकारी अधूरी है, यह इंफॉर्मेशन हमारे पास इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से लेकर के 5 सेंटीमीटर का एक रेडियस बना करके पूरा का पूरा एक सर्कल खींचा जा सकता है, जिसमें यह बात नहीं डिसाइड की जा सकती कि पॉइंट बी उस सर्कल के सरकमफेरेंस पे किस पॉइंट पर स्थित है। ठीक है, किस पॉइंट पर है। तो इसके लिए क्या है कि हम यह बात जरूर रूप से मतलब आवश्यक रूप से कहें कि पॉइंट ए से पॉइंट बी की कितनी डिस्प्लेसमेंट है, ये तो क्लियर चाहिए। और साथ ही साथ यह भी चाहिए होगा कि वह किस डायरेक्शन में है। बिना डायरेक्शन के ये रिप्रेजेंट कर पाना कि पॉइंट ए पॉइंट बी से कितनी डिस्टेंस पर और कहाँ पोजीशन में है, यह रिप्रेजेंट करना इम्पॉसिबल होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर हम दिशाएं बना लें तो हमको कहना है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहें कि पॉइंट बी पॉइंट ए से 5 मीटर ईस्ट के डिस्प्लेसमेंट में है, तो हम अपने पोजीशन पर आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के हम बात करते हैं। मान लीजिए कि हमसे किसी ने पूछा कि आपके कॉलेज की डिस्प्लेसमेंट आपके घर से कितनी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हमेशा डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस की नहीं।
तो यहाँ पर जैसे हमने आपको कहा कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की नहीं, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ये एक कर्वी लीनियर पाथ होता है, इसकी कोई डायरेक्शन विशेष नहीं होती है। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुँचने के लिए हम किसी भी कर्वी लीनियर पाथ का जो क्या कहते हैं कर्वी लीनियर पाथ को फॉलो कर सकते हैं, वह हम अपनी डिस्टेंस तक अपने क्या कहते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन जो ये डिस्प्लेसमेंट होता है यह एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर हमेशा बात स्ट्रेट लाइन की करेंगे। तो जैसे सपोज मान लीजिए आपसे किसी ने कहा कि आपके कॉलेज की डिस्प्लेसमेंट आपके घर से टोटल कितनी है। ठीक है, मान लीजिए आपका घर पॉइंट ए पर है और आपका कॉलेज जो है वह पॉइंट बी पर है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि हमारे कॉलेज की हमारे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट जो है वह कुल मिलाकर के 15 किलोमीटर की है। ठीक है, अब मान लीजिए वह व्यक्ति आपके ही घर से शुरू होकर के मतलब स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के वह आपके कॉलेज पर पहुंचना चाह रहा है, लेकिन वह यह नहीं जान रहा है कि किस डायरेक्शन में आपका कॉलेज है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेकर के 15 किलोमीटर का एक पूरा का पूरा रेडियस, 15 किलोमीटर के रेडियस का एक सर्कल तैयार किया जा सकता है, जिसमें आपका कॉलेज इस सर्कल के सरकमफेरेंस पे कहीं पे हो सकता है। ठीक है, ये जो टोटल 2 पाई आर की डिस्टेंस आएगी, इस 2 पाई आर की डिस्टेंस पर वह आपका कॉलेज कहीं पर स्टेबल हो सकता है। इस बात की कोई जानकारी अभी तक आपने नहीं दी है। इसीलिए अब अगर वह व्यक्ति चलना शुरू करे तो वह कहीं पे भी पहुंच सकता है जहां पर उसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर जाकर के खत्म हो रही है। तो इस प्रकार से उस आदमी की आपके कॉलेज तक पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी वह बहुत ही कम बन जाती है, क्योंकि उसे जब ये नहीं पता है कि उसे किस डायरेक्शन में जाना है, तो ये पॉसिबल ही नहीं हुआ कि वह अपने पोजीशन पर सही तरीके से पहुंच जाए। ठीक है, इस प्रकार कुछ क्वांटिटी, जैसे एक डिस्प्लेसमेंट जो अभी हम एग्जांपल ही दे रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ और भी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए उनकी मैग्नीट्यूड, उनकी यूनिट और साथ ही साथ उनका डायरेक्शन भी चाहिए होता है कि किस डायरेक्शन में ये क्वांटिटीज हम डिफाइन कर रहे हैं। डायरेक्शन अगर आप चेंज कर देंगे तो वह क्वांटिटी अधूरी हो जाएगी, फिर अगर डायरेक्शन आपको नहीं बताएंगे तो क्वांटिटी कंप्लीट नहीं होगी। तो इस प्रकार से जिन क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होती है वह कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटीज whose representation is in such a way that their magnitude, their unit and their direction is mustly to be shown are known as vector quantity। मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों एक साथ चाहिए होते हैं, वे कहलाते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, हालांकि ये डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और क्यों कंप्लीट नहीं ये चीज़ अभी हम आपको आगे बताएंगे, तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड और उसकी यूनिट की जरूरत होती है, हमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। मतलब कि अगर मान लीजिए हमको कहा गया कि यहीं पर हम बात कर रहे हैं कि आपके कॉलेज तक पहुंचने के लिए आप एक स्ट्रेट लाइन लेकर के नहीं पहुंच सकते, सिर्फ और सिर्फ आप किसी न किसी कर्वी लीनियर पाथ से पहुंच सकते हैं। तो आपको सिर्फ यही बताना है कि हमारे जो स्कूल की डिस्टेंस है वह कितनी होगी। ठीक है, यहां पर हम बात सिर्फ कर रहे हैं किसकी? डिस्टेंस की। तो आप इसमें, अब चूंकि इसमें कोई फिक्स डायरेक्शन तो होती नहीं है, डिस्टेंस में कर्वी लीनियर पाथ है तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो आप डायरेक्शन बता करके भी कोई विशेष क्या कहते हैं, कोई विशेष इसके बारे में इंफॉर्मेशन शो नहीं कर सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, और डायरेक्शन कैसी क्वांटिटी आती है? वह एक स्केलर क्वांटिटी में आती है। ठीक है, और भी स्केलर क्वांटिटीज कई ऐसी हैं, लेकिन जो सबसे इजी समझने का तरीका वह है डिस्टेंस को लेकर के, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन तीनों की जरूरत होती है, वे कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज। और जिन क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज। जैसा हमने आपको पीछे भी कहा अभी कुछ देर पहले कि ये इनकी डेफिनेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, और क्यों कंप्लीट नहीं है वह हम आपको बता रहे हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी है करंट, आप लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। तो जस्ट सपोज मान लीजिए एक सर्किट हमने बनाई है, यहाँ से पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक। ठीक है, हमने एक सर्किट डिजाइन की है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। जस्ट सपोज कि 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ डिफाइंड होगी, जो कि होगी पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर। ठीक है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि अब विद इन द जनरल रूल ये हम कह सकते, यह हम अक्सर लोग कहते हैं कि जो करंट होती है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, दोनों है, तो आराम से वेक्टर क्वांटिटी हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वेक्टर्स को ऐड करने के लिए कुछ स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं। वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्ट करने के लिए, जिनको हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रायंगुलर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये जो करंट होती है उस ट्रायंगुलर लॉ को ओबे नहीं करती है। मतलब इसमें क्या कहते हैं, क्वांटिटी है, यूनिट है, मतलब मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, डायरेक्शन है, तीनों होते हुए भी यह वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, जिसके कारण यह वेक्टर क्वांटिटीज के कैटेगरी से बाहर आ जाती है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज की कंप्लीट डेफिनेशन देना चाहें, वेक्टर क्वांटिटीज की कंप्लीट डेफिनेशन देना चाहें तो ये होगी कि वह क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट, डायरेक्शन तीनों दी गई हो, और साथ ही साथ वे सब वेक्टर एडिशन लॉ के को भी फॉलो करती हूं, वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटीज। मतलब कि द क्वांटिटीज हु हैव मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड डायरेक्शन as well as they follow the vector addition law will be called as vector quantities। ठीक है, और अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटीज की, तो the quantities who has unit, magnitude and they do not follow the vector addition law will be called as scalar quantities। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा फिजिकल क्वांटिटीज़ का एक अलग क्लासिफिकेशन भी किया गया है, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज़ जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तीनों की ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ ऐसी भी कंडीशन होती है कि वे वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करनी चाहिए, वो कहलाती हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और अगर स्केलर क्वांटिटीज़ की बात करें तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिनमें सिर्फ और सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड होती हैं वो कहलाती हैं स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि अगर हम वेक्टर क्वांटिटीज़ देख रहे हैं तो उनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब हम शोकेस कैसे करेंगे कि हम कोई वेक्टर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं या फिर किसी स्केलर क्वांटिटी से डील कर रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस भी क्वांटिटी को हम डील कर रहे हैं उसके ऊपर एक एरो हेड लगा करके, राइट हेडेड एरो लगा करके रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मान लीजिए हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी कैपिटल ए को से डील कर रहे हैं और यह क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस एरो, क्या कहते हैं, इस फिजिकल क्वांटिटी का जो सिंबल होगा उसको रिप्रेजेंट करके उस पर एक राइट हेडेड एरो को रिप्रेजेंट करेंगे, और यह दर्शाएगा कि हम लोग वेक्टर ए से डील कर रहे हैं, जहां पर ए जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखिए जो बेसिक जो इसकी डेफिनेशन या फिर बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन वह यही है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर एरो की जो टेल होती है, एरो की जो टेल होती है यह रिप्रेजेंट करती है कि यह वेक्टर कहां से शुरू हुआ है। एरो की जो हेड होती है, एरो की जो हेड होती है यह रिप्रेजेंट करती है कि आखिरकार इसकी डायरेक्शन किधर है, और जहां पर एरो की जो लेंथ होती है यह रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मतलब कि जो टेल होगी वह इनिशियल पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट को शो करेगी, जो हेड होगा एरो का वह रिप्रेजेंट करेगा कि किस डायरेक्शन में यह वेक्टर क्वांटिटी है, और जहां पर जो एरो की लेंथ है ये टोटली इंट्रोड्यूस करेगी मैग्नीट्यूड को, कि उस वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। मतलब कि जैसे मान लीजिए अगर हमको 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना है, ठीक है,
तो हम क्या ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हम कोई एक ऐसा पेज लेकर के आए जिस पर हम लोग 20 मीटर लंबा एक एरो हेड शो करें और उससे दिखाएं कि हाँ यह एक वेक्टर है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक पैमाना बना लेते हैं, एक स्केलिंग बना लेते हैं, एक स्केल ड्रॉ कर लेते हैं अपने लिए कि जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसमें उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड का 1 सेंटीमीटर जो होगा वह हमारे डिजायर्ड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। यहां पर हम मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर जो होगा वह क्या कहते हैं कुल मिलाकर के 10 मीटर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये हम क्या सिर्फ और सिर्फ स्केलिंग करते हैं ताकि जो हमारा एरो हो वह थोड़ी सी छोटी बने। ठीक है, देखिए अब उसके बाद हमको क्या करना है, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। ईस्ट के डायरेक्शन में मान लीजिए हमको 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर रिप्रेजेंट करना है तो हमने स्केलिंग मानी है कि 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर, तो हम क्या करेंगे सिंपली 2 सेंटीमीटर का एक एरो बनाएंगे जहां पर टेल जो होगी वह हमारी इनिशियल पॉइंट या फिर हम ओरिजिन पर रखेंगे और इसकी जो लेंथ होगी वह टोटल 2 सेंटीमीटर की रखी जाएगी और इसकी जो डायरेक्शन होगी या फिर एरो का हेड होगा यह हमेशा ईस्ट के डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और ये टोटल यह जो रिप्रेजेंट करेगा यह होगा 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो यह हुआ वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर्स को हम इसी प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि हर बार इस प्रकार से लिखना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, हर एक टाइम पे इसी टाइप से लिखना पॉसिबल नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जैसे मान लीजिए हम वेलोसिटी क्या कहते हैं, हम लोग वेलोसिटी से मतलब वेलोसिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेलोसिटी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं 40 मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो क्या हम फिर से मतलब जब भी रिप्रेजेंट करना होगा हमको वेलोसिटी तो हम क्या हर बार स्केलिंग ड्रॉ करेंगे, हर बार क्या कहते हैं कि नॉर्थ साइड में मान लीजिए यह है, तो हर बार स्केलिंग ड्रॉ करना, हर बार एक एरो हेड बनाना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग वेलोसिटी का जो इनिशियल सिंबल होता है स्मॉल v उसको यूज करेंगे और उसके ऊपर एक राइट हेडेड एरो का यूज करेंगे। ठीक है, राइट हेडेड एरो, यहां पर यह पूरी क्वांटिटी ही दिखा दी कि हम वेलोसिटी से डील कर रहे हैं। ठीक है, और अगर ही हम सिर्फ और सिर्फ v लिख दिए होते तो ये रिप्रेजेंट करता कि हम लोग स्पीड से डील कर रहे हैं। ठीक है, चूंकि वेलोसिटी जो है यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है यह एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो v के ऊपर एरो लगाना ही यह शो कर दिया कि हम वेलोसिटी से डील कर रहे हैं जो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 40 मीटर पर सेकेंड, और वो भी किस डायरेक्शन में, इन नॉर्थ डायरेक्शन, या फिर इन नॉर्थ कह देंगे तब भी ये काम चल जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि अगर हमें इसको रिप्रेजेंट करना हुआ मतलब वेक्टर्स के रूप में वो जो एरो का इस्तेमाल करके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्केल बनाएंगे। जस्ट सपोज हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम एक 4 सेंटीमीटर की एक एरो ड्रॉ करेंगे जिसका जो ओरिजिन होगा वह ओरिजिन पॉइंट पर होगा जिसका टेल, और इससे एक 4 सेंटीमीटर का एक एरो हम ड्रॉ करेंगे 1 2 3 और 4, ये 4 सेंटीमीटर का एक एरो ड्रॉ करेंगे जहां पर जो एरो का हेड होगा वह नॉर्थ डायरेक्शन में होगा और जो एरो की टोटल लेंथ होगी यह रिप्रेजेंट करेगी 40 मीटर पर सेकेंड, और जिसका ओरिजिन जिसकी टेल जो होगी वह होगी हमेशा ओरिजिन पॉइंट पर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन हुआ है ना। अब हम लोग बात करते हैं अगर हमें किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड शोकेस करना हुआ तो हम क्या करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं
यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से बनी होती हैं। डायरेक्शन तो हमको स्पेसिफाई करके दे देगा क्वेश्चन में कि हम इस डायरेक्शन में यह वेक्टर क्वांटिटी इतने मैग्नीट्यूड के लेकर के चल रहे हैं, लेकिन हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि हमारी जो वेक्टर क्वांटिटी उसका मैग्नीट्यूड कैसा है। तो जैसे मान लीजिए हम उसी चीज़ को फिर से यूज कर रहे हैं वेलोसिटी को ही, तो वेलोसिटी को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए तो हमने ये यूज किया v इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, यह तो रिप्रेजेंटेशन हुआ वेक्टर का। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड शो करना है तो उसके लिए या तो इस एरो हेड को हटा दीजिए, मतलब जो है एरो हेड ऊपर लगी है या तो उसको हटा दीजिए, या तो फिर इस पूरे सिंबल को मैग्नीट्यूड का जो साइन होता है उसके अंदर लिख दीजिए। ठीक है, ये जो बार होता है दो, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये लिखने के बाद यह एक सिंपल और सिंपल सिर्फ एक क्वांटिटी में रिप्रेजेंट हो गई जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। तो मतलब कि यह जो वेलोसिटी है उसका अब हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड इस्तेमाल किया है, और आप जानते हैं कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वह इस एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड होता है। ठीक है, तो अगर हमको वेक्टर रिप्रेजेंट करना हुआ तो क्या करेंगे, जो हमारी क्वांटिटी का इनिशियल्स है उसके ऊपर एरो हेड लगा करके रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अक्सर गलतियां यहाँ पर होती हैं कि लोग इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये समझ लेते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन वह हमेशा ईस्ट की तरफ है, और अगर हमको वेस्ट में जाना होगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेकिन ये सही नहीं है। चाहे वेक्टर क्वांटिटी किसी भी डायरेक्शन में हो, उसको हम हमेशा राइट हेडेड एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, उसको उसकी एरो की हेड को कभी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वेक्टर v को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस तरह से शोकेस करेंगे, और अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करना हुआ तो या तो सिर्फ उसका इनिशियल यूज कर लें, और या तो उसी वेक्टर को मॉड्यूलस के अंदर लिख दें। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ को शोकेस कर रही हैं, जो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी, और ये जो चीज़ें जितनी हमने आपको बताई हैं ये चीज़ आप लोग खुद से रिपीट करिएगा, एक बार ट्राई करिएगा कि अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप लोग हमसे पूछ लें, और तब तक इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी हम लोग अगले लेक्चर पढ़ेंगे। थैंक यू।